आज हमारा क्या है? ओके, सो मैं ये बोल रहा था आपको, मैं कुछ बता रहा था कि आपको जो बेसिक जो फर्स्ट टॉपिक दिया है नेटवर्क लेयर में, वो है कि आपको जितने लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन, फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन, सेशन, सारे लेयर का बेसिक आपको सर्विसेज, और आपको उसका बेसिक सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको ओएसआई मॉडल में जितना भी लेयर है, पहले तो मैंने आपको पूरा एक मॉडल समझाया था जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग लेयर थे और यहाँ पे अलग अलग लेयर थे, उसको कैसे डेटा आता रहता है, वो डेटा पहुंचता कैसे, वो मैंने आपको पूरा एक कहानी के रूप में बताया था, अगर आपको याद होगा। उसी को ओएसआई शिपिंग मॉडल कहा जाता है, कि अगर यहाँ से अगर जो डेटा है, एक जगह से फाइल दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको ओएसआई शिपिंग मॉडल बोला जाता है। तो उसके नाम से आता है, तो आप ये समझ लें। और दूसरा, एक एक लेयर का जो बेसिक सर्विसेज है, तो मैं आपको एक एक लेयर का जो बेसिक सर्विसेज है वो भी आपको साथ में बताते गया कि कौन एन्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, कहाँ पे ट्रेलर जुड़ता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, या फिर इस लेयर में मान लो एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, यहाँ पे टेलनेट होता है, और नेटवर्क लेयर में राउटर्स यूज होते हैं। तो बेसिक बेसिक जितना सर्विसेज है वो सब मैं आपको बता के रखा हूँ ओएसआई मॉडल का ऑलमोस्ट चीजें। और उसके बाद भी आप अगर इंटरनेट से या कोई भी बुक से, ओएसआई मॉडल लगभग सारे कंप्यूटर नेटवर्क की बुक में होगा, और मैं फोरजन की आपको सॉफ्ट कॉपी भी का लिंक भी भेजा हूँ, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको पूरे दिन में 24 घंटे में 2 घंटे आपके साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपके पास 22 घंटे आपके पास हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने मर्जी से। इसके बाद आपका नेटवर्क लेयर में सेकंड टॉपिक बोलता है कि आपको टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए जो एक नेटवर्क को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आपको ध्यान होगा, मैं फर्स्ट यूनिट में नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम से ये टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें आपको सारे डिवाइसेस के बारे में बता दिया था कि आपके राउटर कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होता है, जितने भी हब्स क्या होते हैं, ये सब आपको मैं उसी दौरान बताया था। लेकिन उसमें एक चीज छूट गया था, या छूटा नहीं था, उसको आप डिवाइस नहीं बोल सकते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क के लिए। मतलब कि अगर हम लोग राउटर्स को ले रहे हैं या कोई भी डिवाइस ले रहे हैं, तो वो डेटा ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो हम लोगों को पैकेट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पैकेट कैसे ट्रांसमिट होता है। और अगर डेटा में यहाँ से कोई डेटा अगर हम लोग भेज रहे हैं और यहाँ वो डेटा रिसीव हो रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो एरर को डिटेक्ट करना एक, उसके लिए क्या टेक्निक हो सकती है, और एरर को करेक्ट करने के लिए क्या टेक्निक हो सकती है, ये चीजों पे अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि जिसका नाम, या आपको ऐसे समझना चाहिए इसको, नेटवर्क पैकेट्स के फॉर्म में, क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट्स के फॉर्म में काम करता है, तो इसको नेटवर्क पैकेट्स कह सकते हैं अपन। ओके, कोई बता सकता है क्या थोड़ा मोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पैकेट्स के बारे में? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ, कोई कुछ बताने की कोशिश करो, कुछ भी। मैं पैकेट वैसे हल्का फुल्का कुछ तो बताया हूँ आप लोगों को। Small fragments of data. क्या चीज? Sir, small fragment of data. स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डेटा? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डेटा, या डेटा उसके अंदर रहता है और उसके अलावा भी कुछ रहता है उसमें? हाँ सर, एड्रेस वगैरह भी रहता है सर। सर मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सब एक कलेक्ट करके रखता है, तो उसको बोल सकते हैं पैकेट। ओके, ठीक है, ये तो दोनों clear। हाँ बोलो। सर यूजर डाटा भी रख सकता है वो तो। ओके, ठीक है।
देखो, नेटवर्क पैकेट्स एकदम आम भाषा में अगर अपन बात करें जिसको सबको समझ में आए, वो ये है कि पैकेट एक यूनिट ऑफ डेटा है, बोल सकते हैं। जो फ्रेगमेंटेड जो बोला वो भी सही है, यूनिट ऑफ डेटा, जो कि एक पैकेट स्विचिंग सर्किट में यूज होता है। अपन को वैसे पता रहता है कि एक बार शायद अपन जिक्र भी किए हैं कि दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, पैकेट स्विच नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क। क्या होता है कि जनरली सर्किट स्विच नेटवर्क में ये होता है कि एक पूरा जो आपका बैंडविड्थ है उसको जैसे मान लो यहाँ राउटर है, यहाँ से या कोई डेटा सेंड कर रहा है, तो वो पूरा जो बैंडविड्थ है उसको यूटिलाइज करते हुए डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो एक वो पूरा सर्किट के फॉर्म पे हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ वो कनेक्शन हो गया और पूरा का पूरा ये एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड सर्किट स्विच नेटवर्क। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार मल्टीपल सेंडर्स होते हैं, अलग अलग सेंडर्स होते हैं, और उनको एक ही बैंडविड्थ दिया जाता है और उसमें उनको अलग अलग सेशन में चीजों को यूटिलाइज करना पड़ता है। मतलब एक बार ये सेशन यूज करे, एक बार ये सेशन यूज करे, अलग अलग सेशन के तौर पे यूज करना पड़ता है। मतलब इस सेशन में ये पैकेट भेज दे, फिर इस कोई दूसरा सेशन आएगा तो ये पैकेट भेज दे। तो उस टाइप के नेटवर्क को, जहां पे एक बैंडविड्थ को अलग अलग मल्टीपल नेटवर्क जो सेंडर्स होते हैं वो सेशन वाइज पैकेट्स की फॉर्म में जब भेजते हैं डेटा को, तो उस टाइप का नेटवर्क को पैकेट स्विच नेटवर्क कहा जाता है। और जब एक ही जो बैंडविड्थ है उसको अपना एक यूज कर रहा है पूरा, मतलब एफिशिएंटली पूरा कंप्लीटली यूज कर रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये पूरा सर्किट एक तरीके से बन गया, दैट इज कॉल्ड सर्किट स्विच नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क पैकेट्स की अगर अपन बात करें तो पैकेट एक यूनिट ऑफ डेटा है, या फिर इसको अगर अपन थोड़ा सा और क्लासिफाई करें तो ये एक फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डेटा है। इसका एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डेटा है जो कि कैरिड बाय, ये किसके द्वारा कैरिड होता है, कैरिड बाय पैकेट स्विच नेटवर्क। ओके, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि पैकेट्स में होते क्या क्या हैं। तो पैकेट्स में अगर आप बात करोगे तो पैकेट, एक नेटवर्क पैकेट में दो चीज होते हैं। उसमें होता है कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, साथ में होता है यूजर का जो डेटा हम लोग भेजना चाह रहे हैं। इस डेटा को पे लोड भी कहा जाता है। ये पे लोड होता है जो बेसिकली डेटा हम इसी को भेजना चाहते हैं, लेकिन साथ में कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी भेजना पड़ता है। अब अगर आप बात करें ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या चीज है और क्या क्या यूज होता है, क्योंकि डेटा तो डेटा है, वो तो यूजर अपना भेजेगा, लेकिन ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो मौजूद होता है। इसके अलावा एरर के एरर डिटेक्शन, ताकि सामने वाला, अगर आपने मान लो कोई कुछ डेटा भेजा है, मान लो 10101010 कोई डेटा भेज दिया है, तो ये सामने वाला अगर इसमें कोई एरर आ गया, मतलब अगर आपने इसको ट्रांसमिट किया है और इसमें 1 की जगह कोई चैनल में कोई गड़बड़ हो गया, नॉइस आ गया और 1 की जगह 0 हो गया, और ये डेटा ऐसा रिसीव हुआ, तो एरर डिटेक्शन करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो एरर डिटेक्शन कोड्स भी इसके अंदर होते हैं, पैकेट्स के अंदर। और सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन भी होता है कि कोई डेटा जब जा रहा होता है तो किस सीक्वेंस में जाएगा, तो सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन भी वहां पे रहता है। ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहाँ पे होते हैं, तो जनरली ये जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो पैकेट के हेडर्स, पैकेट के सामने जो लगता है वो हेडर, पैकेट के पीछे जो लगता है वो ट्रेलर। तो पैकेट के हेडर्स या ट्रेलर्स में ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करके भेजा जाता है। अगर आप इस पैकेट का कॉन्सेप्ट को देखें, जो पैकेट नेटवर्क पैकेट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है आपके पोस्टल लेटर के जैसा, जो आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हो। उसमें जैसे आप पैकेट में एक हेडर होता है, एक पेलोड होता है और एक होता है फुटर।
या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्रेलर, या इसको फुटर भी कहा जाता है। तो वैसे ही पोस्टल लेटर में अगर आप बात करेंगे तो पोस्टल में एक एनवलप होता है जो बाहर जो मेन चिट्ठी है उसको बचा के रखता है एनवलप। उसके बाद अगर हम लोग पे लोड में जाएंगे तो पे लोड में आपका एंटायर कंटेंट होगा जो आपका मौजूद होगा, ठीक है। और ट्रेलर होगा तो ये आप जब अपने उसमें सिग्नेचर करते हैं एट द बॉटम, तो वो होता है आपका ट्रेलर के रूप में मौजूद होता है, जो बताता है कि ये मैसेज आपने ही भेजा है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा और अंदर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो पैकेट में जो हम लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी बोला कि इसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्लस पे लोड होता है। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में तो हम लोगों ने देखा कि भैया इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस होता है। हम लोगों ने, मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन के भी कोड होते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि कौन से टाइप के एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड्स होते हैं। तो इसमें एक प्रकार का कोड अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है चेक सम। एक टाइप का ऐसा कोड होता है जिसको बोलते हैं पैरिटी बिट चेकर। और तीसरा होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरसी भी कहते हैं। अभी तक क्लियर हुआ क्या? सर वो फूटर वाला एक बार बताइए ना, टेलर फूटर वाला। ट्रेलर फुटर कहाँ पे? ये वाला जो सामने दिख रहा है आपको? यस सर, यस। हाँ, तो देखो पैकेट का मैं आपको बता रहा था कि पैकेट का कॉन्सेप्ट पोस्टल लेटर जैसा होता है। आपने पोस्ट ऑफिस जब चिट्ठी लिखते हो तो आप एक एनवलप रखते हो आप मेन आपकी चिट्ठी रहती है, और चिट्ठी में आप सिग्नेचर भी कर लेते हो कि भैया ये चीजें मैंने ही लिखी है या फिर कोई और लिखा है। तो वैसे ही एक पैकेट में भी पैकेट में क्या होता है कि यहाँ पे ये मेन एक पे लोड होता है, इसके सामने में एक हेडर जोड़ देते हैं और पीछे में एक ट्रेलर जोड़ देते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट होता है, सिर्फ यहाँ का जो डेटा है वही ट्रांसमिट नहीं होता, टोटल चीजें ट्रांसमिट होती हैं। तो हेडर को आप मान के चलो कि कुछ एनवलप की तरह है। हेडर में भी बहुत सारे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। ट्रेलर फुटर में कुछ ऐसे डिटेक्शन कोड्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने आपको, अगर याद होगा, नसरीन होगी मेरे ख्याल से, तो वो भी वो होगी कि वो पूछ रही थी कि ट्रेलर का डेटा लिंक लेयर में ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। और इसी वजह से हम लोग ये जो मैं आपको तीन अभी बताया, चेक सम, पैरिटी बिट चेकर और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये इसी पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये कोड हम लोग क्या करते हैं, ट्रेलर में जोड़ देते हैं साथ में, मतलब मैसेज के साथ में पीछे में ट्रेलर जुड़ा रहता है और फिर हम लोग भेजते हैं। और उसका काफी फायदा होता है, हम लोगों को काफी कुछ पता चल जाता है कि अगर कोई मैसेज में एरर आ रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाता है और वो करेक्ट करने की भी क्षमता रहती है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, अभी क्लियर हुआ मेगा? यस सर। हाँ, यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है, फिर बताऊं क्या? हाँ, देखो पैकेट कुछ नहीं है। पैकेट में क्या है आपका, जो आप मान लो 1100101011010101 कुछ भी, ये कोई भी डेटा है जो आप भेजना चाहते हो। इसका हो सकता है कि इसका मतलब होता होगा हेलो, जिसको आपने हेलो को आस्की कोड में बाइनरी में ऐसा कुछ ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये हेलो आपको भेजना है तो आप हेलो को सिर्फ नहीं भेज सकते, आपको यहाँ पे कुछ साथ में 11011 मान लो ये कुछ होगा। लेट सपोज ये इसमें साथ में ये सोर्स का एड्रेस होगा, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। तो आपको ये भी भेजना पड़ेगा पैकेट के साथ में कि क्योंकि पैकेट जब जाते जाएगा बीच में राउटर के पास जाएगा, तो राउटर को पता तो होना चाहिए ना कि ये पैकेट आया कहाँ से है और कहाँ जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हेडर्स में होते हैं। और ये मैसेज सही तरीके से पहुंचा कि नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे बीच का जो कोई नंबर है जब वायर के थ्रू जाएगा या कहीं पे जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हो सकता है ये जीरो चेंज होके वन हो जाए या वन चेंज होके जीरो हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हैं, यहाँ साथ में पीछे में कुछ कोड डाल देते हैं, लेट सपोज 00110।
ये कोड हम लोगों ने साथ में डाल के ये पूरा नंबर को एज इट इज भेज दिया। अब रिसीवर के पास जाएगा ना, तो रिसीवर इस पूरे मैसेज को देखेगा, ये कोड को देखेगा, इस कोड के बेसिस पे वो कुछ कुछ टेक्निक लगाएगा। जो 3 टेक्निक मैंने आपको बताया, उन तीनों टेक्निक में से कोई टेक्निक लगाएगा। जो टेक्निक यहाँ सेंडर वाला बोला रहेगा कि भैया मैंने ये टेक्निक से लिया है, और वो उस टेक्निक से वो चेक करेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको करेक्ट करेगा। मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके सबसे पहले मैं एक आपको टेक्निक बताता हूँ जिसको आपको थोड़ा सा रियलिटी फील होगा कि सही में ऐसा कुछ होता है। अभी मैं आपको एरर डिटेक्शन का कोड बता रहा हूँ ना, एक पैरिटी चेकिंग, जो पैरिटी बिट चेकर है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे ये पता चल जाएगा कि एरर कोई डिटेक्ट हुआ है क्या। मतलब कोई भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये चेकर इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो कोई भी आप जो डेटा भेजते हो उस डेटा में आपको, अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरिटी मतलब क्या होता है। पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वन, मतलब आपका कोई भी डेटा होगा ना, जैसे 1 0 0 1 1 1 0 कुछ भी डेटा होगा, इसमें नंबर ऑफ वन जो होंगे ना, नंबर ऑफ वन, ध्यान दीजिएगा, उसको पैरिटी बोलते हैं। अब ये 2 टाइप के पैरिटी होते हैं, एक होता है ऑड पैरिटी और एक होता है इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी का मतलब जब नंबर ऑफ वन ऑड नंबर में है तब वो ऑड पैरिटी हो जाता है, और जब नंबर ऑफ वन अगर आपके डेटा में इवन नंबर पे है तो वो इवन पैरिटी कहलाता है। अब जब अपन पैरिटी बिट भेजते हैं या पैरिटी टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो आपका जो मैसेज है, ठीक है, मैसेज मान लो 8 बिट का है, अभी हम लोग 8 बिट का मैसेज की बात कर रहे हैं। तो 8 बिट के जो टोटल होगा ना, उसमें क्या करेंगे अपन, जो एमएसबी बिट होगा, एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 2 टाइप के होते हैं, एक एलएसबी और एक एमएसबी। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर आप ऐसे तौर पे देखोगे तो हमेशा जो ये वाला साइड होता है, इधर से अगर अपन आए तो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको एलएसबी कहा जाता है। और जो ये सबसे टॉप में, मतलब या इस तरफ से अगर आप कहें तो सबसे इस तरफ से सबसे फर्स्ट में रहेगा, उसको एमएसबी कहा जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ये शो करता है आपका पैरिटी के नंबर को, पैरिटी ऑड है या इवन है। और बाकी जो नंबर होंगे, जो बाकी के बिट्स होंगे, वो आपको शो करेंगे जो आपका मैसेज रहेगा। देखो ये टोटल 8 बिट का नंबर है, 8 बिट, बिट मतलब 1 या 0, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा, ये बिट शो करेगा पैरिटी को। और बाकी जो होंगे वो मैसेज, जो रिमेनिंग 7 बिट होंगे, वो आपके डेटा को या आपके मैसेज के बिट को शो करेंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी एक चीज समझाता हूं। लेट सपोज, ठीक है, ये आपका जो डेटा था, ये आपने भेजना चाह रहा था 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, और जो 8वां बिट रहेगा साथ में। मतलब अपन एक बोल सकते हैं एक पैकेट बना रहे हैं, एक पैकेट जिसमें 7 बिट आपका मैसेज होगा और 8वां वन जो एक बिट होगा वो पैरिटी को शो करेगा। कोई बता सकता है क्या इसमें अभी कौन सा पैरिटी होगा? सर 1। इसमें सर इवन पैरिटी है सर। हाँ, इसमें हाँ इवन पैरिटी है। तो इवन पैरिटी, इवन पैरिटी में हम 0 को इस्तेमाल करेंगे, p की वैल्यू 0 रहेगी जब इवन पैरिटी होगा, और p की वैल्यू 1 होगी जब ऑड पैरिटी होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, देखिए 1 2 3 4 इवन पैरिटी है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। मतलब ये बिट कौन कैलकुलेट करेगा? ये बिट जब सेंडर भेजना चाहेगा अपना पैकेट को। याद है, अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में टूटता था, फिर फ्रेम में टूटता था, फिर डेटा लिंक लेयर में पैकेट में टूटता है, उसके बाद फिर बिट में टूटते हैं, ऐसे करके आपको अगर ध्यान होगा तो ऐसा ही था क्या? सर पैकेट के बाद फ्रेम था। हाँ, इसीलिए पूछा मैं। पहले पैकेट होगा, फिर पैकेट के जो पैकेट्स होंगे वो अलग अलग फ्रेम में होंगे, क्योंकि कंट्रोल इंफॉर्मेशन पैकेट के अंदर होता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, पैकेट के साथ कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन में बहुत सारा डेटा होता है। मतलब उसमें सेंडर का एड्रेस, वो डेस्टिनेशन का एड्रेस और सीक्वेंसिंग वगैरह सब यूज होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं कि इतना में अपन सेंडर एड्रेस रखेंगे, इतना में डेस्टिनेशन, इतने में अपन सीक्वेंसिंग नंबर रखेंगे। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि पैकेट एक बड़ा सा चीज होता है जिसमें आपका डेटा भी रहेगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी रहेगा। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए हम लोग फिर फ्रेम्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो टोटल फिर वो फ्रेम्स में बढ़ जाता है। तो मैं बता ये रहा था कि अभी आपको जब पैकेट में बटा, सेगमेंट से जब पैकेट में आया, तो क्या किए कि अपन, आपका जो मैसेज था वो आपने रख दिया, और एक बिट ये कैलकुलेशन सेंडर साइड हुआ कि ये इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। वैसे आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि ना कई जगह ये दूसरा दूसरा भी दिया रहता है, इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि इवन पैरिटी होगा तो ये 1 भी हो सकता है, ऑड होगा तो 0 भी हो सकता है। वो बुक बाय बुक या जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे आप बिट को चेंज कर दें। यहाँ पे इसका वो क्या है कि जब ये डेटा को अगर आपने सेंडर से रिसीवर के साइड में भेज दिया, तो रिसीवर को क्या रिसीव होगा? रिसीवर को रिसीव होगा ये 0, मान लो ये जो पैरिटी बिट था वो उसको रिसीव हुआ। और एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लेट सपोज उसको 1 तो आया, साथ में 1 नहीं आया, लेट सपोज यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, और बाकी 0 0 1 0 1 1 रिसीवर में ये रिसीव हुआ। क्या सेंडर जैसा रिसीवर है क्या? सेंडर जो भेजा था वही रिसीव हुआ? नहीं हुआ ना? यस सर। हाँ, यहाँ पे एक बिट का एरर है, लेकिन वो कौन से बिट का एरर है ये हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है क्या कि अगर हम लोग पैरिटी बिट वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं और रिसीवर के एंड में ये वाला मैसेज आया, तो वो पता कर सकता है क्या कि इसमें एरर है या नहीं है, ये बिट एकदम ओरिजिनल है या फिर इसमें कोई एरर है? सर कोई बता। उसमें ऑड पैरिटी आ रहा है ना? हाँ, इसमें अगर कोई भी बिट, सोचो, इसमें अगर कोई भी बिट में अगर कोई चेंज होगा तो ऑब्वियसली पैरिटी बिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस वजह से अगर पैरिटी बिट यहाँ पे सेम आया है और यहाँ पे कोई एरर है कोई भी बिट में, तो तुरंत इसको एरर डिटेक्शन करने में तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिटेक्शन हो सकता है। लेकिन आप लोग इसका ड्रॉबैक को खुद ही समझ सकते हो कि इस टेक्निक का जो ड्रॉबैक है वो कितना प्रॉब्लमेटिक ड्रॉबैक है, कि ये हर टाइप के एरर को नहीं डिटेक्ट कर सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ नॉट सुइटेबल फॉर मल्टीपल बिट एरर। मतलब अगर ज्यादा बिट में अगर एरर हो गया तो फिर ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 2 बिट में हो गया, मान लो ये 1 का 0 हो गया और ये 0 का 1 हो गया, तब भी इसका तो अब सही है, इसको तो लगेगा सही है। तो पैरिटी बिट चेकर जो होता है वो सिर्फ सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए मदद करता है, जो वो यहाँ पे देख के किया। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सब लोग को? यस सर। सर एक बार समराइज करके बता दीजिए ना। हाँ, किसको, इसी को या फिर पूरा अभी तक का? नो सर, इसी को। इसी को। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका डेटा आप भेजते हो तो उसके साथ में कुछ कोड्स भी भेजते हो। वो कोड कौन से होते हैं? वो कोड
जब रिसीवर साइड में भी जाते हैं तो वो आपको इंश्योर कराते हैं कि आपका जो डेटा है वो सही से ही गया है कि नहीं। तो इस वजह से आप कुछ डेटा को उसके साथ में भेजते हो। तो उसमें हम लोग 2-3 टेक्निक होते हैं। उसमें आपको मैं पहला टेक्निक बता रहा हूँ, वो है पैरिटी बिट चेकर का टेक्निक। पैरिटी शब्द से आपको ये समझ में आना चाहिए नंबर ऑफ 1, मतलब जो आप डेटा भेज रहे हो वो डेटा बिट फॉर्म में है, उसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं। नंबर ऑफ 1 को पैरिटी कहा जाता है। अगर वो ऑड पैरिटी है, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 ऑड है तो ऑड पैरिटी, नंबर ऑफ 1 इवन है तो इवन पैरिटी। अब इसका जो टेक्निक है उसमें ये कहा जाता है कि एक पैकेट जो हम लोग बनाएंगे उस पैकेट में क्या करेंगे, जो बाकी मान लो 8 बिट का पैकेट है तो 8 बिट के पैकेट में 1+7 रखेंगे। 1 सामने वाला रहेगा पैरिटी बिट को रिप्रेजेंट करने वाला, और बाकी के 7 बिट होंगे आपके मैसेज के बिट होंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी डेटा हम लोग भेजे तो यहाँ पे पैरिटी कैलकुलेट सेंडर साइड से हो जाता है। सेंडर साइड जैसे ही आपका मैसेज आप ये भेजना चाहोगे तो ये जैसे ही वो 8 बिट का होगा तो आपके 7 बिट को लेगा और अपने आप वो पैरिटी कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपके जो लेट सपोज आप 128 बिट या फिर मान लो आप 512 बिट को भेजना चाहते हो, कोई भी एक मैसेज है आपका उसको आप भेजना चाहते हो तो 512 बिट। अब वो 8 बिट के हिसाब से पैकेट बना रहा है तो पहले का 7 आपका मैसेज लेगा +1 पैरिटी डाल देगा, फिर 7+1 ऐसे करके वो धीरे धीरे पैरिटी डालते जाएगा और पैकेट बनाते जाएगा। पैकेट में ये जो बिट है ये क्या काम आता है, जब आप रिसीवर साइड भेजते हो तो अगर कोई भी बिट में अगर कुछ चेंज हुआ रहेगा, कोई नॉइस की वजह से या किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है तो वो पैरिटी बिट में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पैरिटी एज इट इज अगर पहुंच गया है और यहाँ पे अगर अपन देखें कैलकुलेट करें, या फिर आप नॉर्मल जो मैसेज आपके पास पहुंचा है वो नॉर्मल मैसेज से आप देखें कि मान लो यहाँ पे ये 0 था, 0 1 1 1, मतलब ये ऑड पैरिटी में होना चाहिए तो कायदे से यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन आया है रिसीव हुआ है 0। इसका मतलब है कि जो रिसीव मैसेज है उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है। उस ये तो पता चल गया, डिटेक्ट हो गया, लेकिन अभी करेक्ट करना नहीं आता। तो डिटेक्शन के लिए ये हो सकता है, वो भी सिर्फ सिंगल बिट एरर के लिए ही पॉसिबल है। इससे अच्छा थोड़ा सा और फायदेमंद एक और होता है जो होता है चेक सम। किसी को पता है क्या चेक सम के बारे में कुछ? एरर करेक्शन और डिटेक्शन का काम करता है चेकसम। एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करता है चेकसम, बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोला तो लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टेक्निक जो एरर डिटेक्शन के लिए मदद करता है। और देखो यहाँ पे लेट सपोज आपको कोई मैसेज भेजना है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक मैसेज बता रहा हूँ। लेट्स 10110001, ठीक है। एक मैसेज हो गया आपको 10101011, ऐसे 00110101 10100001। ये आपको ये लंबा चौड़ा मैसेज है जो आपको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है। अब क्या होगा, नाम में देखो छुपा हुआ है चेक सम, मतलब यहाँ पे सम होना शुरू होगा और उसको चेकिंग किया जाएगा। तो आपको सम करना मैं बताता हूँ कि अपन सेंडर साइड है तो सेंडर साइड आपको मैंने जैसे बताया कि पैकेट में मैसेज रहेगा, मतलब ये जो डेटा है ये तो डेटा भेजाएंगे ही, साथ में एक कोड वर्ड भी भेजाएगा। और वो कोड वर्ड क्या होता है या मैसेज को ही रिफ्लेक्ट करके एक कोड वर्ड भेजेंगे, उससे अपन चेक करेंगे। तो कोड वर्ड पहले देखते हैं कि कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ पिछले वाले केस में कोड वर्ड तो बस पैरिटी बिट को देख के कोड वर्ड जनरेट हो जा रहा था, 1 बिट का पैरिटी तो उससे जनरेट हो जा रहा था। यहाँ पे अपन कैसे करते हैं, 10110001, पहला मैसेज मैंने लिया और उसको सम कर दिया दूसरे मैसेज के साथ 1010
1011। आप अगर ध्यान देंगे तो इन दोनों का एडिशन अपन करेंगे, सम करेंगे। सम अगर आपको करना आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा जो फर्स्ट ईयर में है और अभी डिजिटल सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि 0 + 0 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 होता है 1 और 1 + 1 होता है 2। एक्चुअली होता है 2, लेकिन 2 बिट्स में तो आ नहीं सकता। बिट में तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो ही नंबर पे रिपीट करता है, या तो 0 या तो 1। तो अपन इसमें कैसे काउंट करेंगे, 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, ऐसे ये चलता जाएगा सीरीज। तो इसमें अपन ऐसे बोलेंगे ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है। ऐसे ही होता है ना जनरली अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं तो 0 से 9 तक नंबर लेते हैं। 9 के बाद जब 10 करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जैसे ही 9 के बाद अपन 10 करते हैं तो क्या करते हैं, 10 में ये नंबर आ जाता है और साथ में एक कैरी आ जाता है। मतलब 10 अगर अपन लिखें तो अल्टीमेटली 9 के बाद फिर से ये रिपीट हो जाता है और एक बोलते हैं कि एक कैरी हो गया है। ऐसे ही होता है ना। देखो अगर मैं कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना तुम लोगों को, 3 4 5? कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि होते हैं कंफ्यूज इसमें, इसलिए क्योंकि बाइनरी एडिशन सोचो, मैं इंजीनियरिंग कर भी लिया था फिर भी मेरे को दिक्कत आती थी बाइनरी और ऐसे एडिशन में, हेक्सागोनल हेक्साडेसिमल एडिशन में, ऑक्टल एडिशन में। इसलिए मैं थोड़ा सा ना आपका 5-10 मिनट टाइम लूंगा, लेकिन आज मैं आपको सिखा के रहूंगा कि ये क्या होता है। सर हम देखो लोग को बहुत टफ लगा, इसीलिए हम लोग याद किए थे कि 1 + 1 10, 0 और एक कैरी। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्योंकि सारे CSIT ET सब लोग डिजिटल तो पढ़ते ही हैं और डिजिटल पढ़ना भी चाहिए। तो देखो अभी मैं आपको सिर्फ अभी मैं थोड़ा सा हट के बताता हूँ। बाइनरी नंबर होते हैं 0 1। उसके बाद अगर हम लोग क्या बोले, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इतने ही नंबर होते हैं, 8 यहीं तक। फिर अगर अपन अब इसको डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर होते हैं तो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 तो होता नहीं है, मतलब 0 से 9 डेसिमल नंबर होता है। और हेक्साडेसिमल की अगर अपन बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर तो वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को A लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, 11 को C12, 13 E, सॉरी ABCD ना, D, फिर E, फिर F। मतलब ये 10 11 12 13 14 15। क्योंकि देखो हेक्सा है मतलब 16 है, तो वो नंबर नहीं आएगा, उससे एक नंबर कम तक 15 तक जाएगा। डेसिमल है मतलब 10, तो 10 से पहले 9। ऑक्टल है 8, 8 से पहले 7। बाइनरी है 2, तो 2 से पहले 1। इतना ये क्लियर है ना आप सबको? यस सर। हाँ। अब यस सर। अब क्या करेंगे, अब एडिशन करना शुरू करते हैं। तो आपको मैं बचपन की जो आप क्योंकि बचपन से आप सिर्फ एक ही टाइप का एडिशन करते आए हो जीवन में, वो है डेसिमल एडिशन। और डेसिमल एडिशन के कॉन्सेप्ट से ही आपको सारा कुछ समझना है। आप क्या करते हो, मान लो 5 + 3 ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 8। 8। ये मैं डेसिमल की बात कर रहा हूं क्योंकि डेसिमल में ये नंबर उपलब्ध है, उपलब्ध है, इसलिए आप चुपचाप लिख दिए 5 + 3। अगर मैं इसको 5 + 6 लिखता तो आप क्या बोलते हैं, 11, है ना। लेकिन 11 इस पूरे नंबर सिस्टम में उपलब्ध है क्या? नो सर। नहीं है। तो होता क्या है, कोई भी नंबर सिस्टम अपने नंबर तक चलता है और उसके बाद फिर वापस रिपीट करता है, फिर चलता रहता है, मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो आप कर क्या रहे हो, आप 11 बोलते हो ना, तो आप क्या बोलते हो, 0 से 9 तक आपने देखा, आपको कोई नंबर नहीं मिला। फिर आपने 10 के लिए इधर गए, लेकिन जब भी अपन इस नंबर के बाद जाते हैं, एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग एक रिमाइंडर या फिर एक
एडिशनल नंबर को छोड़ देते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब आप जब यहाँ से पहली बार में 8 नंबर आया था तो आप यहाँ से आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये नंबर मिल गया था, तो आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए आप इसको 8 लिख दिए थे और इसका जो बोरो ये क्या कैरी है वो 0 था, इसलिए आप 8 को 08 भी बोलते हो, ऐसा बोलते हो। लेकिन आप 11 को कैसे करोगे? आप 0 से लेके 9 तक गए, आपको कुछ नहीं मिला, तो आप वापस साइकिल में गए और एक आपने कैरी दे दिया और फिर आपने 9 के बाद 10वां नंबर देखा और 11वां नंबर देखा, तो 11वां नंबर आपको 1 मिला। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 1 लिख देते हो और जो आप साइकिल एक कंप्लीट किए थे इसलिए 1 आपका कैरी हो गया, इस वजह से आप 11 लिखते हो कोई भी नंबर को। लेट सपोज हम लोग 5 प्लस 8 को ऐड करते हैं, कितना होगा? 13। 13 में क्या होता है देखो, सबसे पहले अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, 9 तक अपन को 13 नंबर नहीं मिला, एक्चुअली 13 नंबर है नहीं, तो अपन क्या किए, एक कैरी फॉरवर्ड दिए और 9 के बाद 10 11 12 13 ये नंबर का उसको पकड़ लिए, ये नंबर हो गया आपका यहाँ पे, और जो आपने कैरी फॉरवर्ड दिया था वो आपका नंबर ये हो गया। इस वजह से आप इस नंबर को 13 लिखते हो। अब बचपन में आपको इतना कुछ कोई बता देता तो आप तो पूरा नंबर सिस्टम ही भूल जाते, इसलिए आपको कोई ऐसा बताता नहीं है और आपको चुपचाप 5 + 8 तो 13, तो आप उसको याद कर लिए हो, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये आगे बढ़ने वाला, ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब बाइनरी सिस्टम में हम लोग आते हैं, या फिर हम लोग, मैं आपको चलो ऑक्टल सिस्टम की बात बताता हूँ। ऑक्टल में अपन 5 + 6 या 5 + 4 करते हैं। चलो 5 + 4 कितना होता है ऑक्टल में, कोई बता सकता है क्या बिना देखे? ऑक्टल में पूछ रहा हूँ, ऑक्टल में, अरे बाबा ऑक्टल में 9 दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड ना, होल्ड करना। एक सेकेंड होल्ड करना सब लोग। हेलो, हाँ अभी कोई बताएगा क्या? सर 11। अभी देखो, कोई भी 9 बोला वो ध्यान देना कि ऑक्टल में 9 है ही नहीं, ऑक्टल में तो 0 से 7 ही नंबर है, तो 9 आ ही नहीं सकता। इसीलिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है विच इज वैलिड नंबर वगैरह। तो यहाँ पे अगर अपन को ऐड क्या कर रहे थे, 5 + 4, एक्चुअली 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं है तो 7 के बाद अपन जाएंगे तो एक अपन कैरी दे देंगे, 7 के बाद ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये अपना नंबर हो गया 1 और कैरी जो गया था वो 1। तो टोटल ऑक्टल में अगर आपको 5 + 4 करना है तो आप 11 इसका आंसर होगा। अभी क्लियर है सबको? सर अब मेरे को ये बताओ कि 1 + 1, ये अब बता सकते हो क्या 1 + 1 कितना होता है? एक्चुअल में 2 होता है आपके दिमाग से, लेकिन 2 यहाँ पे बाइनरी में है नहीं, तो आप क्या करोगे, 1 तक जाओगे, फिर एक कैरी दे दोगे और फिर 1 के बाद 2 ये हो जाएगा, तो आप क्या 10 बना दोगे इसको? हाँ 0 1, ठीक है। तो इसको 10 नहीं बोलते, 10 तो अपना डेसिमल नंबर में होता है, इसको बोलते हैं 1 0 और डेसिमल बाइनरी फॉर्म में ये होता है। अब अगर मैं ऐसा आपको पूछूं, ये बताओ 1 + 1 + 1 + 1, अब बोलो तो ये बाइनरी में ऐड करना है ना, इसका आंसर कोई बता सकता है? सर 0। अरे पूरा बोलो। 4 0 100 होगा सर। 100 100। देखो ये कितना सर 100 1 1 1 1 कितना हो गया? 4 हो गया है ना। एक्चुअल में डेसिमल में अगर अपन बात करें तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ बाइनरी में तो 4 होगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन, 0 1 फिर एक कैरी जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 फिर भी नहीं आया, तो फिर एक कैरी गया साथ में
मतलब साथ में, और उसके बाद 4 ये आ गया। तो एक्चुअल नंबर तो 4 बार 1 को ऐड करने पे अपन को 0 ही मिलेगा, लेकिन कैरी कितना मिला, वो मिला आपको ये एक्चुअली आप लिखते नहीं हो ऐसा, ये जाता है, मान लो सामने अगर गया तो वो 2 उसमें साथ में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है 1 + 1 + 1 + 1, तो कोई बता सकता है एग्जैक्टली ये कैसे लिखाएगा बाइनरी में अगर अपन को लिखना है तो? सर 1 1 1 4 हो जाएगा, फिर 4 को वो एलसीएम वाला करते हैं ना सर, तो उससे भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा, सर कभी कभी नहीं बनता है तो वो अच्छा टेक्निक रहता है, तो उससे जल्दी आ जाता है आंसर। सर 2 की पावर्स में लिख सकते हैं। 2 की पावर्स में लिख सकते हैं, वो तो उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो लिखते हैं। इसका आंसर होगा 1 0 0। हाउ? कोई खुद बताना चाहे या मैं बताऊं इसको लिखने का तरीका? सर क्या क्वेश्चन है सर? मैं ये बोला था कि 1 + 1 + 1 + 1 को बाइनरी में ऐड करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इसका जो लोअर बिट होगा वो तो 0 होगा, ये तो आपको मैं 0 1 से ही समझा दिया। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 बार ऐड करने पे जो लास्ट बिट है वो तो आपका ये आ गया। लेकिन आपको कितने बार ये साइकिल चलना पड़ा? 2 बार, इसलिए आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो 2 हो गया। लेकिन क्या आप ये 2 को लिख सकते हो क्या बाइनरी में? क्योंकि बाइनरी में तो 0 1 ही लिखाता है ना, 2 तो लिखाता ही नहीं। तो 2 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हो आप 1 को कैसे लिखते हो? 0 1 लिखते हो क्या? 0 को 0 0, फिर 1 को 0 1, 2 को क्या लिखते हो? 1 0, और 3 को क्या लिखते हो? 1 1। तो ये 2 को आप क्या 1 0 नहीं लिख सकते क्या? यस सर। हाँ, तो अभी क्लियर है क्या जो मैं बताना चाह रहा था? आई थिंक बाइनरी का एडिशन, ऑक्टल का एडिशन, डेस, आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो आपको बड़े से बड़ा एडिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज होते आओगे तो फिर जीवन भर कंफ्यूज ही रहोगे, इसलिए फिर से बताऊं या हो गया क्लियर सबको? सर 8421 वाले से भी तो कर सकते हैं ना, उससे और जल्दी आ जाता है, मतलब 84 इजीली। 8421 में कैसे करेंगे बताओ तो? सर वो जैसे हम लोग लिखते थे ना डिजिटल में 8421, वो 00, फिर जहाँ नंबर चाहिए 1, फिर वापस 001, वो 4 0, फिर उसके बाद 1 लाइन से 4 1, फिर वो वैसे सेट करके डिजिटल में लिखते थे ना सर। हाँ हाँ, वो 8421 जो कोड होता है वो हाँ ये सर बोल रहे कोड हो? वाला, हाँ 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 हाँ, वो एक्चुअली उसमें एक 8421 बार को, में आ जा रहा था। हाँ 8421 एक्चुअली वो 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 0 इस होता है। चलो ठीक है, वो तो अलग अलग टेक्निक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता वो। एक टेक्निक ये भी है 8421, लेकिन नॉर्मल टेक्निक आपको समझ में आ गया जो लॉजिक से बनता है, जो अपन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरीका है। आई होप मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि चेक सम आपको मैं बताना चाह रहा था, तो चेक सम में एक्चुअली बाइनरी का एडिशन होना था, इसलिए इतना तामझाम किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि चलो पहले आपको जो नंबर दिया था उस नंबर को, आपको लेट सपोज पहला का जो नंबर है वो ये नंबर है, इसको आपके पास तो एक लंबा सा बहुत सारा नंबर है, इसको आपने टुकड़ों में बांट दिया है। वो टुकड़ों टुकड़ों को आप पहले ऐड कर लेते हो और एक कोड बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसको चेक सम कहा जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहला मैसेज को दूसरे मैसेज के साथ ऐड कर लेते हैं। तो दूसरा मैसेज लेट सपोज ये है 1 0 1 0 1 0 1 1। इसको ऐड करने के बाद कोई बताए 1 + 1 कितना होता है? 1 0 1 0 1 0। फिर हाँ 1 1 0 0, तो जो सामने वाला है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। फिर 1 + 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर ये 1 1 1 0, ये कैरी फॉरवर्ड 1, और ये 0 कैरी फॉरवर्ड 1। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कैरी फॉरवर्ड आएगा तो ये इसके एलएसबी के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जो 1 है, जो भी ये बिट है, ये ऐड हो गया इसके साथ, तो इसको बना दिया 1 0 1 1 1 0 1 0।
ये आपका अभी 2 मैसेज को ऐड करने के बाद बन गया। अब इसमें जो तीसरा मैसेज था, आपको अगर मैं ऊपर लेके चलूं तो आपको मैंने 4 मैसेज बताए थे, ये देखो 4 मैसेज। इसका जो तीसरा मैसेज है, अब तीसरे मैसेज को भी इसमें ऐड करेंगे, जितने मैसेज होंगे उसको आपस में ऐड करते जाएंगे। तो तीसरा मैसेज को लेट सपोज मैं ऐड कर लेता हूँ कि ये नंबर था आपका 0110101। ये नंबर आपने तीसरा नंबर ऐड कर लिया, तो क्या बना, 1 + 1 0, ये कैरी हुआ 1, 1 + 1 ये 1, ये फिर कैरी। अब ये 111 कितना होता है बताओ? सर 1 बनाएगा। 11 होता है सर। हाँ, वही 11 मत बोलो, 11 डेसिमल नंबर है बाबा। उसको 1 1 बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 1 है, कैरी फॉरवर्ड 1। फिर 1 + 1 हो गया 0, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 कैरी 0, कैरी फॉरवर्ड 1, और ये 1। इसमें कोई अलग से कैरी नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद जो चौथा नंबर है, लेट सपोज उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 1 0 1 0 0 1, ये चौथा नंबर था, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो बनेगा क्या, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1, और कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ इसका, सॉरी इसका 0, कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ 1। जब भी कैरी फॉरवर्ड आएगा तो इसको अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो बन जाएगा 1 + 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये आपका एक नंबर हो गया। इस नंबर को ये नंबर चारों, मतलब आपका जो 4 नंबर थे, वो चारों को ऐड करने के बाद ये एक नंबर बन रहा है। लेकिन ये आपका चेक सम नहीं होगा, चेक सम होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी 0 है उसको 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0 1 1। ये नंबर आपका अब कहलाएगा चेक सम। मतलब कि अगर आप वो 4 नंबर को भेजना चाहते हो, तो वो 4 नंबर के साथ आपको इसको भी लपेटे में भेजना पड़ेगा, उसको साथ में भेजना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेक सम, ये भेजा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, चलो रिसीवर के एंड पे। रिसीवर के एंड पे जब ये चीजें जाएगी तो क्या होगा, लेट सपोज कि उसके पास कोई नंबर आया, और अभी हम लोग ये पहली दफा मान के चलते हैं कि हमारा जो मीडियम है या चैनल है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई नॉइस नहीं आया, और सारा का सारा जो मैसेज है M1 M2 M3 M4, ये चारों के चारों एज इट इज रिसीव्ड हुए हैं, कोई भी गड़बड़ के साथ नहीं हुए हैं, सब एज इट इज हुआ है। तो रिसीवर साइड में भी क्या होता है, जैसे भी मैसेज आते जाते हैं, जो भी रिसीव होते जाता है वो उसका एडिशन करते जाता है। मतलब पहले दफा उसको ये आया होगा M1, फिर उसको M2 आया होगा, उसको ऐड कर लिया होगा, तो ऐड करने के बाद यही नंबर उसको रिसीवर में भी मिला होगा, फिर वो तीसरे नंबर के साथ उसको ऐड किया होगा, तो फिर उसको ये वाला नंबर मिला होगा, फिर वो क्या करेगा कि उसको चौथे नंबर के साथ ऐड कर लेगा, और उसको बाय डिफॉल्ट ये नंबर उसको मिलेगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई भी एरर नहीं है आपके चैनल में, तो उसको सेम टू सेम सबको ऐड करते साथ ये वाला नंबर मिल गया। अब वो क्या करेगा, कोई बता सकता है क्या? मत बताओ, छोड़ो। लेट सपोज ये वाला जो बताओ बताओ सर, जो चेक पैरिटी बीट, सॉरी चेक सम बीट था, उसको हाँ, ऐड करेगा मैसेज का जो टोटल ऐड करा 4 टाइम्स उसके साथ। अच्छा एकदम सही बोले। और अगर उसका आंसर जीरोस में आता है तो वो एरर फ्री होगा, अगर उसमें जीरोस नहीं आते ऑल बिट तो वो एरर के साथ होगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। नाम क्या है? सर चेतन वर्मा। हाँ चेतन, CSE के हो क्या? IT सर 6M। IT 6M, अच्छा ठीक है। तो सही बोला चेतन एकदम, कि यहाँ पे अगर उसको एज इट इज मैसेज मिल गया, जो भी उसको मैसेज मिला, तो रिसीवर साइड में जैसे ही उसको जो 4 मैसेज थे, चारों को ऐड करने के बाद जो उसको मैसेज मिला होगा, उस मैसेज को ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, जो चेक सम आया है ना, उस मैसेज को उसके साथ ऐड कर देगा। मतलब अगर वो ये वाला जो मैसेज मिला था उसको 0 0 1 1 0 1 0 0, ये मैसेज उसको एज इट इज मिल गया था। अब और इसको चेक सम भी मिला हुआ है, तो चेक सम में क्या करता है वो 1 1 0 0 1 0 1 1, इसको ऐड करता है। तो ऐड करने के बाद देखना क्या आएगा, 0 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे के सारे 1 मिले।
और फिर अब इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट करने पे उसको मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर रिसीवर एंड पे जब उसको फाइनली अगर उसको 0 0 मिल गया, इसका मतलब वो ये समझ जाएगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं था, ठीक है। और अगर बाई चांस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर बाई चांस चैनल में कोई नॉइस है और फर्स्ट मैसेज में कोई चेंजेस हो गया और वो मैसेज यहाँ पे चेंज होके आ गया, तो जब वो ऐड करते जाएगा सारे M1 M2 M3 M4 में, तो जो उसको सम मिलेगा ना, वो सम को जब वो चेक सम के साथ ऐड करेगा तो उसको ये सारे 1 नहीं मिलेंगे, उसको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। और जब उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो उसको सारे 0 नहीं मिलेंगे, और जहां उसको सारे 0 नहीं मिले तब वो तुरंत पकड़ लेता है कि एरर यहाँ पे प्रॉब्लम है। बताओ ये समझ में आया सबको? यस सर। आसान है, चेकसम भी आसान है, ये भी आसान है, पैरिटी चेकिंग भी आसान है। मैं आपको एक लास्ट टेक्निक बताता हूँ जो यूज होता है काफी ज्यादा। वो है आपका तीसरा मेथड, वो है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सर हाँ सर लास्ट में वो आप कुछ किए वो मैं सुनी नहीं, एक बार फिर से बोल देंगे क्या? हाँ, लास्ट में मैं ये आपको बोला कि देखो, जैसे ही अगर अपन यहाँ पे रिसीवर साइड में भी यही होता है, सारे जो मैसेज आते जाते हैं उसको ऐड करते जाता है, ऐड करते गया और उसके बाद जो चेक सम था उसके साथ ऐड किया, और जैसे ही चेक सम के साथ ऐड करता है उसको बाय, अगर सब सही है तो बाय डिफॉल्ट उसको 1111 मैसेज मिलता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है तो 0 आ जाता है। मतलब वो चेक करता है कि सब 0 आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप मैसेज जो भेजे उसमें अगर कोई नॉइस बीच में रोल प्ले किया और उसका कोई बिट चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली जब सबको आप ऐड करोगे M1 प्लस M2 M3 M4 को ऐड करते जाओगे, तो उसमें जो एडिशन आएगा उसको जब आप चेक सम के साथ ऐड करोगे तो आपको ये जो ये कंटिन्यूअस 1 है ये आपको नहीं मिलेगा, और आपको जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और वो एरर डिटेक्शन हो जाएगा। कोई इसका करेक्शन बता कहाँ गया चेतन, इसका करेक्शन बताना चाहोगे? सर इसका करेक्शन कि CRC का, इसका चेकसम का सर होता है। चेकसम का करेक्शन नहीं सर, डिटेक्शन बस मैं पढ़ा हूँ, मतलब हाँ जितना सिलेबस में था। हाँ 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 हाँ, मैं भी उतना ही पढ़ा हूँ इसलिए अगर बाई होता होगा तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एरर डिटेक्शन ही होता है इसमें, क्योंकि सर करेक्शन हैमिंग कोड्स में होता है सर, हाँ इसमें नहीं पता। हाँ, इसमें हैमिंग कोड्स में ही होता है, 7 बिट हैमिंग कोड में होता है, जिसमें अपन एरर डिटेक्ट तो कर पाते हैं, साथ में करेक्ट भी कर लेते हैं। ये पता चल जाता है कि कौन सा बिट में एरर है और वो हाँ बिट सर अपन उससे पकड़ डायरेक्ट लेते पता हैं। चल जाता है। हाँ, वो हैमिंग कोड होता है, लेकिन अभी उसको अभी अपन जिक्र नहीं करते। एक और टेक्निक पढ़ते हैं जो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC। CRC बेसिकली सारे टाइप के लगभग सिंगल बिट एरर को अगर आपको डिटेक्ट करना है, सिंगल बिट एरर, या फिर अगर आपको बर्स्ट एरर भी अगर आपको देखना है, जो काफी मात्रा में होता है, बर्स्ट बोलते हैं जिसको, ज्यादा मात्रा में अगर एरर है, वो सबको वो डिटेक्ट करने में बिल्कुल मददगार होता है। और ये एक इसमें ना टोटल बिट्स जो अपन भेजते हैं वो होता है टोटल M+R के फॉर्म पे भेजते हैं। मतलब M होता है मैसेज बिट जो आप भेजना चाहते हो, और साथ में मैसेज के साथ में कुछ रिडंडेंट बिट भी भेजना पड़ता है। ये नाम में ही है रिडंडेंसी चेक। रिडंडेंट मतलब कोई फालतू के, मतलब जो अपन कोड साथ में भेज रहे होते हैं मैसेज के, वो साथ में अपन को मैसेज के लगाना पड़ता है। जैसे अपन अभी चेक सम वगैरह ये भी देखें, बेसिकली ये बाइनरी डिवीजन पे काम करता है, बाइनरी डिवीजन मेथड पे, कि अपन डिवाइड करते जाते हैं, बाइनरी डिवाइड। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इसमें कुछ पॉलिनोमियल पहले से डिफाइन रहते हैं जो यूजर या सेंडर अपने हिसाब से करता है। मतलब वो कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है। लेट सपोज मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूं कि वो अभी सेंडर ने एक टेक्निक बनाया जो इस पॉलिनोमियल को फॉलो करता है। लेट सपोज ये अलग अलग पॉलिनोमियल हो सकता है ना, वो सेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको बाइनरी फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अगर इस फॉर्म को देखें
तो इसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो 4 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x⁴, 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 x⁴ 1 प्लस x⁴0, जिसको अपन नॉर्मल 1 बोलते हैं। तो ये नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज मिसिंग है। अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखो तो इसको अगर अपन को बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो x⁴ का जो सामने पोर्शन है वो है 1, तो ये वाला जो पोर्शन है मतलब एक्चुअली 1, तो इसको अपन 1 लिख लेते हैं। x⁴ के सामने भी 1 है, तो इसको भी अपन 1 लिख लेते हैं। लेकिन x⁴ के पास कुछ है ही नहीं, इसका x⁴ है नहीं, मतलब अपन मानते हैं कि उसका जो सामने है वो 0 है। x⁴ भी नहीं है तो उसको भी अपन 0 मानते हैं, और 1 तो 1 है। तो इस अगर ये मान लो ये सेंडर ने सोचा है कि मैं ये पॉलिनोमियल यूज करूंगा, तो उसका बाइनरी फॉर्म ये भी वो बोल सकता है कि मैं ये उसका बाइनरी फॉर्म है जिस पॉलिनोमियल को वो यूज करता है। अब इस पॉलिनोमियल का क्या फायदेमंद है, क्योंकि ये बाइनरी डिवीजन में काम आता है, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। लेट सपोज कि आपको एक मैसेज भेजना है, वो है आपका 1010101010। लेट सपोज ये 10 बिट का नंबर है, ये 10 बिट का नंबर को आपको भेजना है। तो ये 10 बिट का नंबर को आपको भेजने के लिए कुछ इसके ये मैसेज के साथ में आपको रिडंडेंट बिट्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता नहीं कि कितने रिडंडेंट बिट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप एक काम ये करते हो कि आप पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री देखते हो। पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, तो आप यहाँ पे 4 बिट्स, वो भी अभी इनिशियल तौर पे 00 आप ऐड कर देते हो, मतलब उसमें पैड कर देते हो, पैडिंग कर देते हो। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे, इस नंबर को डिवाइड किससे करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल आपका है ना, जो पॉलिनोमियल सेंडर ने सोचा है, ये जो सीआरसी का एक जनरेटर किट होता है जिससे जनरेट होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे अपन इसको ये वाला जो बिट है, ये पॉलिनोमियल है उसके इक्विवेलेंट ये बिट है, इससे अपन डिवाइड करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक हम लोगों ने एक सोचा है कि ये मैसेज हम लोग भेजना चाहते हैं रिसीवर को, उसमें हम लोग पहला स्टेप ये कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स या कुछ बिट हम लोग पैड कर रहे हैं। कितने बिट्स पैड कर रहे हैं? जितना डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने डिग्री को अपन उतने नंबर अभी बिट को ऐड कर रहे हैं या पैड कर रहे हैं उसमें, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? जो हमारा जनरेटर जो पॉलिनोमियल था वो, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऐसे होता है इसमें कि एक्सोरिंग होता है, मतलब कि लेट सपोज 1101 है, इनटू 1 करेंगे तो एज इट इज यहाँ नंबर आ जाएगा। यही करते हैं ना अपन, कुछ भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज आ जाता है। इसको हम लोग एक्सोर ऑपरेशन करते हैं। एक्सोर ऑपरेशन में आपको ध्यान देना, आपको याद होना चाहिए कि 0 0 001 और 111। हाँ, यही सब भूलते रहते हो और कुछ नहीं करते हो तुम लोग। 00 का 0, 11 का 0। हाँ, जब भी कभी एक्सोर में कोई सेम नहीं होता तभी वो 1 होता है। एक्सोर ऑपरेशन हमेशा जो अनसिमिलर है उसमें 1 रखता है। जब सेम है 00 है तो वो 0 रखेगा, 01 है अलग है दोनों तो 1 हो जाएगा, 10 अलग है तो 1 हो जाएगा, सेम है तो 0 हो जाएगा। तो एक्सोर ऑपरेशन का ये ध्यान रखना। अब आप एक्सोर में क्या करोगे? देखो, इसको एक्सोर करना है तो 1 1 क्या होगा? 0 0 0 0 क्या होगा? 0 1 0 1 1 0 1 और 1 1 0। इसमें आपको अब तो ये आ गया, अब ये 0 को छोड़ते जाना है और जो आपको सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 होगा उसको पकड़ते जाना है। अब आप फिर यहाँ पे ये कर लो 1, और ये वैसे हालांकि इसका अब कोई काम नहीं है ना, ये मैं सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए लिख रहा हूँ, आपको रिमाइंडर से मेन मतलब होता है इसमें। तो आप क्या करोगे? 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 1 0 0 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक चीज लेके आना पड़ेगा ये। अब आप इसको फिर एक्सोरिंग कर लो तो 1 0 कितना होता है? 1, फिर 0 0 0 0। ठीक है, तो अब ये फिर से एक सेकंड, कहाँ चला गया? अब देखो, पूरे बाकी के 0 को छोड़ देना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 वो ध्यान देना। आपको अगर फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा क्या? 1 1 0 0 1। आपको 4 बिट और चाहिए, तो आप एक काम करो, ये बिट को ले आओ नीचे,
1 0 1 0। देखना कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना बीच में, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। 1 एक्सॉर विद 0 कितना होता है? 1 1 एक्सॉर विद 0 होता है 1 0 0 एक्सॉर विद 0 0 0। अब किधर गया मेरा, हे भगवान। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया 1 1। इसमें आप अगर फिर 1 मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0 1। मतलब आपको कितना, 3 बिट और चाहिए। तो 3 बिट आप क्या करोगे, इसको आप 0 ले लो, इसको आप ले लो 0, और इसको आप ले लो 0। आई थिंक ठीक कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 और एक्सॉर विद 0 होता है 1 0 एक्सॉर विद 0 0 0 एक्सॉर विद 0 0 0 0। और अब सिर्फ एक ही नंबर बचा, उस नंबर को एज इट इज हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि उसका तो अब कोई काम ही नहीं है। वो हो गया ये। देखो अब आपको अगर देखोगे तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप और डिवाइड कर नहीं सकते, ये आपका रिमाइंडर बच गया है। लेकिन रिमाइंडर में अगर आप देखोगे, अब आप बाकियों को छोड़ोगे तो सिर्फ आपके पास 2 बिट बचेगा। तो 2 बिट नहीं, क्योंकि आपको तो पैड यहाँ पे 4 बिट को करना था। तो 4 बिट आपको देखना है, तो आप पीछे से आ जाओ, पीछे से 1 2 3 4, ये 4 बिट को आप कंसीडर कर लो। और ये 4 बिट होंगे अब आपके, जो ये जो 4 बिट है ना, इसको आपको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि आप वही चीज खोज रहे थे। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अब आप जो सेंडर से भेजोगे, आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये नंबर आप भेजना चाह रहे थे, लेकिन आप जो पैडिंग करोगे अब वो इसके साथ करोगे 0 0 1 0। ये अब आपका फाइनल नंबर होगा जो आप यहाँ से रिसीवर साइड भेजोगे। इसको बोला जाएगा वैलिड डेटा या कोड वर्ड। ये जो कोड, अब ये कोड के फॉर्म पे है ना, आपको पता नहीं अब ये मैसेज क्या है, इसमें मैसेज कौन सा है, ये क्या है। तो ये भेजा जा रहा है और बता दिया जा रहा है कि भैया सीआरसी यूज किए हैं, आपको भी सीआरसी करना है, रिसीवर को भी। अब रिसीवर एंड पे जब ये पहुंचता है, ये डेटा ये डेटा जब रिसीवर एंड पे पहुंचता है, तो फिर वो सेम डिवीजन मेथड करता है। मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये नंबर हो गया, और फिर हो गया 0 0 1 0। इसके साथ वो डिवाइड करता है वापस से, और अपना पॉलिनोमियल जो जनरेटर पॉलिनोमियल है वो दोनों के पास रहता है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 0 0 1। इसी नंबर से आपको डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये 1 का इस्तेमाल करेगा और ये लेगा 1 1 0 0 1, और एक्सॉरिंग ऑपरेशन शुरू होगा। एक्सॉरिंग ऑपरेशन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1 1 कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0। इसके बाद फिर से वो एक बार एक्सॉरिंग करेगा, तो वो होगा 1 1 0 0 1। इसके लिए वो क्या करेगा, आई थिंक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले आएगा 0, ठीक है। अब होगा 1 0 का कितना होगा, 1 0 0 0 0। ठीक कर रहा हूँ ना अभी तक, कोई गलती थोड़ी है। हेलो। यस सर। हाँ, 1 0 1 0। इसको अब हम लोग करते हैं, तो 1 1 0 0 0। इसके बाद हम लोग फिर से लिख लेते हैं 1 1 0 0 1। 3 बिट और चाहिए, तो 3 बिट हम लोग ले आते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे चाहिए 0, और यहाँ पे चाहिए हम लोगों को 1। अब देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो 1 1 0 1 0 0 0 पूरा 0, जीरो हो जाएगा सर। हाँ ये हो गया, और यहाँ पे भी 0 आया तो वो 0 हो जाता है। तो अगर अगर कोई भी बिट में, अभी तो हम लोग ये मान के चले कि सेम बिट रिसीव हुआ है, हम लोगों ने ये पूरा एज इट इज माना ना कि ये सेंडर से भेजा गया और यही रिसीव हुआ, इस वजह से रिमाइंडर 0 आ गया। अगर इस रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये समझ में आ जाता कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। सर सर हाँ। ये समझ में आ गया सर। ये जो 1 0 वाला वैलिड डेटा कोड वर्ड है, ये कहाँ से आया है सर? कौन सा वाला? ये ये वैलिड सर डेटा कोड वर्ड।
यस सर, ये कहाँ से आया, नहीं सुन पाई थी। अच्छा, देखो ये तो आपका मैसेज ही था जो आप भेजना चाह रहे थे। याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला ना Yes, 101010, ये भेजना चाह रहे थे। उसके साथ में मैं इनिशियल तौर पे 0000 का पैडिंग किया था। वो सिर्फ इसीलिए कि डिवीजन हो सके। डिवीजन होने के बाद मेरे को एक्चुअल में इसका जो कोड है जो मेरे को पैड करना है वो मेरे को पता चल गया, और वो मैं मैसेज के साथ पैड कर दिया ये नंबर को। Yes, ये sir. नंबर को अब मैं टोटल नंबर हो गया। टोटल नंबर आपको बताया कि M+R के फॉर्म पे जाता है। मैसेज तो Yes, रहता sir. ही है, साथ में रिटर्डेंट बिट्स होते हैं। वो अब आप इसको भेजोगे, अगर मैसेज में कोई भी एरर है तो वो तुरंत पकड़ा जाता है जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो। Yes, sir. आई थिंक कहाँ था मैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हाँ, तो मैं आपको एक्चुअल में जिसमें आपको दिया हुआ था कि नेटवर्क पैकेट समझाना है, तो पैकेट के अंदर में आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी था कि पैकेट के अंदर में दो चीज होता है, डेटा प्लस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि भैया सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए, साथ में जो एरर डिटेक्टिंग कोड है, मतलब एरर में अगर कोई एरर आ रहा है कि नहीं उसको डिटेक्शन करने के लिए जो कोड होता है वो कोड भी आपको साथ में भेजना पड़ता है डेटा के साथ। वो उसको अपन वही क्या बोलते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए इतना एरर डिटेक्शन कोड बताया। और इसमें सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन भी होता है कि कौन सा डेटा फर्स्ट उसमें है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, वो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन भी होता है। तो आई होप डेटा लिंक लेयर का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये सब डेटा लिंक लेयर वाला काम है ना जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये एरर डिटेक्शन वाला। हाँ, ओके। आप लोगों को सर ये भी, हाँ बोलो। सर वो पॉलिनोमियल का बाइनरी इक्विवेलेंट समझ। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट सपोज x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि x 7 आता है, फिर 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर 4 3 2 1 0। ये x टू द पावर 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 x टू द पावर, मतलब ये लाइन से आते आते हैं x पावर 7 6 5। तो अब आप देखो x टू द पावर 7 है, या इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 सामने और x टू द पावर 7 प्लस 1 मैग्नीट्यूड है, और x टू द पावर सॉरी एक मिनट ना, इसको वो कर लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0 मैग्नीट्यूड x टू द पावर 6 प्लस 1 मैग्नीट्यूड x टू द पावर 5 प्लस 1 मैग्नीट्यूड x टू द पावर 4 प्लस 0 मैग्नीट्यूड x टू द पावर 3 प्लस 1 मैग्नीट्यूड। आ गया ना? ओके सर हाँ बोलो। सर चेकसम में 1 जो कैरी होता था उसे ऐड क्यों करते सर वापिस? चेक सम में कैरी होता है उसको ऐड क्यों करते हैं वापस? अब क्या बताऊं यार, ये देखो क्या है ना, कई बार हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट या कुछ जगहों पे हम लोग एडिशन जब करते हैं ना तो ये कैरी ऐड होता है। अभी तक तो मैं यही मानता था कि उसका टेक्निक होता होगा कि वो कैरी ऐड होता है, लेकिन तुमने पूछा है कि क्यों ऐड होता है तो इसके बारे में मैं आज जरूर, क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं सोचा कि क्यों ऐड होता है। ये मेरे को है कि कहीं ना कहीं तो ऐड होता है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में मैं आज जरूर पढ़ूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा तुमको जल्दी से जल्दी किसी को और को पता है क्या कि क्यों ऐड होता है? सर वो ऐसा होता है कि जो बीट का फॉर्म है, मान लो अगर मैसेज 8 बीट का है तो हाँ हमने जब एडिशन किया तो वो जो एक्स्ट्रा बीट आ रहा था ना 9th नंबर का, उसको हाँ हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो 8 बीट का मैसेज 9 बीट का हो जा रहा था। हाँ, ओके। तो उसको सर एक हटाने के कारण लिए ये भी अपन, हो सकता है।
हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है, सही बात है। और बाकी जो कारण होंगे वो मैं बताऊंगा। ये भी सही बोला कि हम लोग 8 बिट भेजना चाह रहे थे, वो कैरी उसको 9 बिट बना दे रहा है, तो उसको अपन नीचे में ऐड कर देते हैं। आप लोग क्या एक कोड होता है यार जो मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है, एक सेकंड में। ठीक है, छोड़ो अभी। 0 से 9 तक होते हैं, फिर वो, हाँ नहीं, जो 0 से 9 तक होते हैं फिर वो 6 नंबर इनवैलिड हो जाता है। वो कोड का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। डिजिटल पढ़े होगे तो आप लोग को याद होगा शायद। जो 0 से 9 तक नंबर होते हैं, फिर 6 नंबर इनवैलिड हो जाते हैं ना उसके। एक्सॉर क्या तो बोलते हैं उस कोड को। उसमें भी ऐसी होता है, वो 6 उसमें मतलब हर बार अपन को 6 ऐड करना पड़ता है उस नंबर पे, उसको वैलिड बनाने के लिए। वो इसीलिए वो करना पड़ता है क्योंकि उसके जो 6 इनवैलिड कोड होते हैं उसमें वो नंबर ना आ जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं, कोई भी नंबर जब इस रेंज में आ जाता है, मान लो 11 आ गया उसमें, तो वो 11 इनवैलिड हो जाते हैं। इस वजह से उसमें 6 ऐड कर देते हैं ताकि इस वाले जोन से वो बाहर हो जाए। तो कुछ तरीके ये भी होते हैं, मतलब सब ना अलग अलग टेक्निक में अलग अलग टाइप से वो ऐड होता है। तो मेरे को उसको थोड़ा सा और एक बार देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत दिन हो गया डिजिटल पढ़े हुए मेरे को। ओके, लेकिन मेरे को हैरानी है, आप लोग को कैसे पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि ये 6 नंबर कौन से वाले में ऐड होते हैं। ये तो सब मुंह वो दबाने 0110 बोल रहे हैं क्या? हाँ, 0110, ये 6 ही तो होता है 0110। सब वो क्या बोल, एडिशन में करते हैं। डिजिटल में एक टॉपिक है जिसमें एडिशन पढ़ते हैं हम लोग। वो हाँ, टॉपिक का हैमिंग नाम कोड या क्या है? किसी में है, वही नहीं सब नहीं याद नहीं, नहीं आ रहा है। हाँ, हैमिंग कोड नहीं है वो, कौन सा तो कोड है यार। तो एडिशन या डिवीजन किसी में तो मतलब अप्लाई करना पड़ता है उसको। क्या, ठीक है मैं कल बताऊंगा यार, अभी टाइम नहीं लगाते। अम, अच्छा, आपके ना जो पैकेट में आप कुछ कुछ चीजों को, बस मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ पैकेट में जो आपको ध्यान देना है। वो ये है कि पैकेट के अंदर में पैकेट की जो लेंथ होती है ना, कि किस लेंथ का है, क्योंकि पैकेट का तो कोई भी लेंथ हो सकता है, अलग अलग मैसेज के अलग अलग लेंथ हो सकते हैं। तो पैकेट की लेंथ को भी आइडेंटिफाई करना होता है अपन को। वहां पे भी एक जगह रहता है जहाँ पे आपको पैकेट की लेंथ बतानी पड़ती है। अदरवाइज यहाँ पे आपने मान लो 20 बिट का डेटा भेजा और वहां पे 15 ही बिट का डेटा रिसीव हुआ, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपको उसका लेंथ होना चाहिए। तो एक फील्ड होता है पैकेट के अंदर में जो आइडेंटिफाई करता है कि पैकेट की लेंथ कितनी है। ठीक है, पैकेट की लेंथ। और एक इसमें होता है जो प्रायोरिटी। जब पैकेट जाता है ना, तो कई नेटवर्क ऐसे होते हैं जो कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्लीमेंट करके रखे रहते हैं। ये क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस की प्रायोरिटी बना देते हैं इसमें, कि कौन सा पैकेट आएगा तो रिसीव किया जाए, कौन सा पैकेट आएगा तो उसको डिले किया जाए, बाद में उसको रिसीव करेंगे। तो वो प्रायोरिटी भी कुछ नेटवर्क अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू उसको लाते हैं। और जो मैंने आपको पे लोड बताया था, कि पे लोड का मतलब आप जो मैसेज है वो आपका पे लोड है, तो ये वेरिएबल लेंथ का होता है। मतलब कई मैसेज ऐसे होते हैं जो छोटे भी होते हैं, कई मैसेज बड़े होते हैं, तो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। लेकिन इसका कोई मैक्सिमम लेंथ तो डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम लेंथ डिफाइन होता है कि आपका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, और आपका जो इक्विपमेंट है आपके जो रूट में आएगा वो कितना चीज को, मतलब कितने बिट को सपोर्ट कर पाता है। वो सब के बेसिस पे पे लोड डिसाइड होता है। ठीक है, ओके। ठीक है। अब मेरे को एक टॉपिक बताना था आप लोगों को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं आज बताऊं या फिर कल बताऊंगा, जैसा आप लोग बोलो। कल बताऊंगा। कोई है क्या आज बताने वाला ऐसा? अगर कोई बोलेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे आधा घंटे में हो जाएगा, अगर बोलोगे तो आज ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कोई माइक ऑन करके मुझे फीडबैक यस दो। सर। यस सर। यस मतलब क्या, पूरा तो बोलो। सर पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ना आगे के क्लासेस का अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। कल से ना
मैं आपको जो कल बताया था ना कि मैं वहाँ कॉलेज गया था और कॉलेज में वो नेट सिम, ये कंप्यूटर नेटवर्क और आईओटी वगैरह के अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आया है हमारे मतलब कॉलेज में इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल तो वो करना हम लोगों को कल बता दिए थे। अब क्या है ना, वो ट्रेनिंग देने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानने के लिए। तो फैकल्टीज का तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगा, मतलब आपके जो हमारे सीएसआईटी के पार्ट टाइम फैकल्टी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने फैकल्टीज हैं, टेक्यूब और रेगुलर, वो सब रहेंगे। साथ में बच्चे भी आ सकते हैं उस ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा। तो ऑनलाइन में लिंक भेजी जाएगी, तो वो लिंक मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगा। आप लोगों के पास टाइम होगा तो कल 3 बजे से 5 बजे तक ये ट्रेनिंग होगी। और कल और परसों, मतलब ये 13 तारीख और 14 तारीख को 2 दिन ही ट्रेनिंग होगी, 2-2 घंटे की। और वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल से अब या तो अपन अपना क्लास को पहले शिफ्ट कर दें, या तो अभी 2 दिन अभी ना रखें और यही ट्रेनिंग आप लोग करो। जैसे कैसे, क्या बोल रहे हो आप लोग, बताओ। सर सुबह ये क्लास सुबह नहीं हो पाएगी क्या सर हम लोग की? हो जाएगी अगर आप सर लोग एक रेडी हो तो। 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे की अगर क्लास में सुबह रख दूं और 3 बजे से 5 बजे तक आप ये रख लो तो चल जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। नहीं तो सर, एक्चुअली सर हमारा सर मुझे प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली मैं मैकेनिकल से हूँ सर, हमारा मॉर्निंग में ट्रेनिंग चल रहा है सर। ओके, तो मॉर्निंग में कितने बजे ट्रेनिंग चल रहा है? सर वो 9:30 से 11:30 रहता है सर। तो मैं 11:30, मैं 12 से 1 रख दूं तो चलेगा? हाँ सर, तब सर यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो मैं 12 बजे से 1 बजे तक कल और परसों, ये 2 दिन रहेगा। 15 अगस्त को अपन ऑफ रख लेंगे क्योंकि 15 अगस्त वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है, और एक दिन आप लोग के लिए भी गैप मिल जाएगा। और 2 दिन अच्छे से यहाँ पे ये वाला ट्रेनिंग मैं भी सीखूंगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता नेट सिम, और आप लोग भी सीखना इसके बारे में ताकि फिर आगे हो पाए। ठीक है, तो कल अपन 12 सर से इसके 1। लिए पीसी जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? सर पीसी। पीसी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपको वैसा नहीं सिखाएंगे कि आप पीसी में करके दिखाओ ना। आपके पास वो सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद शेयर स्क्रीन करके आपको दिखाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर में क्या बटन दबाने से क्या होता है, मतलब वो कैसे यूज होता है। वो तो आप उसको मोबाइल में भी देख सकते हो, और अपना कॉपी पेन रख लेना, उसमें नोट करते जाना, ठीक है। या फिर अपना रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड भी कर लेना, जो भी हो सकता है। तो ठीक है। ओके, तो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, चलो आईएसपी के बारे में आपको बताता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आपके ये उस यूनिट में दिया हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि फर्स्ट ईयर को तो मैं मतलब क्लास में ही बताता हूँ, क्योंकि उनके सिलेबस में ही है आईएसपी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये नाम सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट का जो सर्विस है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। आपको इंटरनेट की सर्विस वो हो सकता है जियो आपको प्रोवाइड करे, हो सकता है आपको टिकोना जो ब्रॉडबैंड होता है वो आपको प्रोवाइड करे, हो सकता है कोई और कंपनी। जो भी कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है वो हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब कि देखो, अगर आप बात करोगे, जैसे आपको मैं उस दिन एक शेयर स्क्रीन करके एक मैप दिखाया था जो टेली जियोग्राफी था। टेली जियोग्राफी, इसका मतलब है कि जो टेलीकम्युनिकेशन की जो ज्योग्राफी होती है उसको मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सबमरीन केबल्स लगे हुए हैं और कैसे इंडिया में वो आते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो पूरे सब क्या बोलते हैं, ओशियन के अंदर बिछे रहते हैं ये केबल। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी मतलब कुछ सर्वर्स यहाँ पे रखे रहते हैं, बड़े बड़े। अमेरिका में कोई सर्वर रखा है, यूरोप में कोई सर्वर रखा है, हो सकता है कि चाइना में कोई सर्वर है, सिंगापुर में कोई सर्वर है। और हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं
तो हम लोगों को एक्चुअली में, मान लो इंडिया में भी बैंगलोर में एक सर्वर रखा हुआ है, दिल्ली में एक सर्वर रखा हुआ है, हम यहाँ पे हैं छत्तीसगढ़ में, हमको यूज करना है, हो सकता है छत्तीसगढ़ में सर्वर ना हो और हमको डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि सबसे पहले मैं जाता हूं, अगर कोई सर्वर आपको कनेक्ट करना है, मान लो google.com या फिर आपको facebook.com को सर्फ करना है, तो आप क्या करोगे? हो सकता है गूगल का सर्वर इंडिया में ना हो, तो वो क्या जाएगा, सबसे पहले आपका जो वो है पैकेट, वो आपका मुंबई तक जाएगा। मुंबई से फिर वो वायर के थ्रू, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू अलग अलग, हो सकता है यहाँ पे अमेरिका पहुंचे, कैलिफोर्निया पहुंचे, फिर यहाँ से वो सर्वर से लेके आए और फिर वहां यहाँ पे आए। हालांकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, तो इतने कम समय में होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, बट वो आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ इस रूट में तो जाना पड़ ही रहा है ना, क्योंकि ये, और हो सकता है कि यहाँ पे मछली घूम रही हो, शार्क घूम रही हो, इसको काट दे और आपका डेटा ना पहुंच पाए। तो इसीलिए कंपनीज करती हैं, क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि सर्वर अलग अलग जगह बना के, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो वहां से, यहाँ से वहां। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आईएसपी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है टीयर 1 आईएसपी, एक होता है टीयर 2 आईएसपी और एक होता है टीयर 3 आईएसपी। टीयर 1 आईएसपी वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के रखती हैं, मतलब जिनके पास बहुत अथाह में पैसा है और वो इतना बड़ा बड़ा खर्चा करके रखती हैं, वो सब टीयर 1 कंपनीज कहती हैं। जैसे कि गूगल कंपनी एक टीयर 1 कंपनी है, आईबीएम हो गया, या फिर टीसीएस कंपनी हो गई। हमारी जो टाटा कम्युनिकेशन है, ये भी एक टीयर 1 कंपनी है। इवन आप इसमें जियो को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जियो भी बहुत हद तक अपना एशिया, अफ्रीका वगैरह सब जगह अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के रखा है। तो टीयर 1 कंपनीज में आप इनको शामिल कर सकते हो। टीयर 2 कंपनीज वो होती हैं जो इन कंपनीज, मतलब कि अगर आप यहाँ ये मानो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से मुंबई या हमारे चेन्नई या कोई भी जगह तक तो चीजें आ गई, लेकिन इंडिया में भी तो उसको सर्कुलेट करना है, तो इंडिया के अंदर तार बिछा के रखते हैं। तो अब ये तो ओशन तो है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जमीन के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा बिछा के रखते हैं और अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं। आपने देखा होगा कई बार रोड के बाजू में एक पीला कलर का ऐसा वो लैंडमार्क टाइप का रहता है, जिसमें लिखा रहता है ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे बिछा रहता है। ये जो कंपनीज होती हैं जो इंडिया के अंदर में बिछा के रखती हैं, उन आईएसपी को कहा जाता है टीयर 2 आईएसपी। टीयर 2 ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आइडिया हो गए, आपका एयरटेल हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, जो आपको नॉर्मल इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारा जियो कंपनी हो गया, ये भी टीयर 2 में आता है, कि टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी, कि हम लोगों को अपने घर तक यहाँ पे चीजें मिल रही हैं। लेकिन कई जगह आपने ये भी देखा हो गया कि शहर में तो आया, लेकिन शहर में आप अलग से एक ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करना चाहते हो, आप इन लोगों को टीयर 2 नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो कुछ ब्रॉडबैंड कंपनीज होती हैं जो टीयर 2 की मदद से अपना छोटा छोटा, मतलब हो सकता है गांव में या फिर कहीं पे जहाँ पे इन लोगों की सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही, वहां तक वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं। तो आप लोग उन सब कंपनीज को टीयर 3 आईएसपी कहा जाता है। जो जैसे टिकोना को आप लोग मान लो, टिकोना हाथवे करके आप सुने होंगे, हाथवे आता है, स्पीड वाईफाई एक कंपनी है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, ये एकदम रूरल एरिया या फिर आप बोल सकते हो कि रीजनल एरिया, जहाँ पे टीयर 2 कंपनीज की सर्विस उतनी नहीं होती, या कोई स्वेच्छा अनुसार इसको लेना चाहे तो ले सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोल रहे हो? टीयर टीयर 2 टीयर 2 वो होती हैं जो टीयर 1 का, टीयर 1 बड़ी बड़ी कंपनी बाहर से इंडिया तक पहुंचा दी, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो पहुंचाना है, इंडिया के शहरों तक पहुंचाना है भाई। मुंबई से केबल लेके आना है दिल्ली तक, या मुंबई से बिलासपुर तक केबल लाना है, तो वो टीयर 2 कंपनीज होती हैं जो अपना टावर के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आखिर मतलब ये सब चीजों को पहुंचाती हैं। तो ये ऐसे कंपनीज टीयर 2 हो गए। लेकिन इन लोगों से जहां पे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे कुछ कंपनीज आती हैं जो इन लोगों की सर्विस लेके फिर अपना वो काम करती हैं, तो वो हो जाती हैं टीयर 3 कंपनीज। सर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का
आपस में कनेक्टेड होते हो है कि नहीं हो सर? होते हैं। अब जियो ही टीयर 1 भी है, टीयर 2 भी है। मतलब कि वो यहाँ पे भी बिछा के रखता है। और आपको पता नहीं होगा 2016 के करीब, आई थिंक 2016 या 15 में वो आया था, जियो जब फ्री कनेक्शन दिया था सबको। यस सर। लोग लाइन लगा लगा के जा रहे थे। तो वो तभी था, 2016 से पहले 3-4 साल तक जियो यही काम कर रहा था कि अपने ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो पूरे इंडिया में बिछाया जा रहा था, ताकि एक समय ऐसा आए जब वो उसके पास पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल रहे और वो मतलब एक छत्र राज कर सके। और ऑलमोस्ट आज आधी जनसंख्या तो पूरा जियो यूज करती ही है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपना पूरा इंडिया में नेटवर्क बिछा के रखे हैं। तो वो बाहर भी बिछाया पैसे से और अंदर भी बिछाया, तो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं टीयर 1 टीयर 2। यस। ओके। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जो यहाँ से अगर हम लोग google.com लिखें, तो मैं अभी किसी एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेट मतलब मैं अपना जियोफाई डिवाइस में सिम लगाया हूँ और उसके नेटवर्क से मैं अपना नेटवर्क चला रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा आईपी एड्रेस किसका माना जाएगा, कोई बता सकता है क्या? सब गायब हो गए क्या? सर जियो मतलब छत्तीसगढ़ बिलासपुर का दिखाएगा सर आईपी एड्रेस। हाँ, मतलब वो जिससे कनेक्टेड होगा, है ना? जी सर। तो अच्छा, आपको मैं एक वो दिखाता हूँ, छोटा सा टेक्निक कहाँ गया, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा आईपी, अगर हम लोग कोई चीज को सर्च करते हैं तो वो पैकेट्स कहाँ फॉर्म में जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक चीज सर्च कर रहे हैं तो इधर से उधर जा रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे सीएमडी लिखते हैं, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, आपको ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक काम करते हैं, एक कमांड देते हैं जिसका नाम है ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस आरटी किए और अपन एक काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट आप बताओ, लेट सपोज google.com ही लिखते हैं अपन, ठीक है। google.com, अगर अपन ये वेबसाइट में जाना चाहें अपने आईपी एड्रेस से, अगर मेरे को google.com को सर्च करना है तो क्या होता है। लेट सपोज मैंने एंटर किया तो ये अभी दिख रहा है, आपको अगर दिखेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, देखो कितना टाइम ले रहा है, 3 मिलीसेकंड 6 ये लिया। और अभी एक आईपी एड्रेस आपको मिला। ये आईपी एड्रेस में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कैसे ये आईपी वर्जन 6 यूज हो रहा है। देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 58 मिलीसेकंड हो चुके हैं। और अभी एक google.com को सर्च करने के लिए वो कहां तक जा रहा है, आई होप ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा होगा ना कि देखो ये जो अलग अलग आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है ना, ये हर अलग अलग टाइमिंग पे उस आईपी एड्रेस पे जाता है और उसके बाद वो जाता है। देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ट्रेस पूरा कंप्लीट। अब मैं ना इसको सर्च करता हूँ कि ये सर्च ये है क्या। पहले तो मैं ये देखता हूँ ये या फिर आप एक काम, हाँ, इस ये आईपी एड्रेस है ना, ये IPv6 है, इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी हुआ क्या? एक सेकेंड, हो जा कॉपी, शायद हो गया। और इसमें मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, iplocator.com में जाके मैं कहाँ गया भाई, आया नहीं क्या? इसमें आ क्यों नहीं रहा है? सर ये तो आपके डिवाइस का ही आईपी होगा सर। हाँ हाँ, मेरे डिवाइस का ही आईपी होगा, वही मैं एक बार
स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। आईपी लोकेटर, देखो यहाँ पे मैं एक या वर्जन 4 वर्जन 6 कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आईपी जो मैंने वहां से कॉपी किया वो लगाते हैं। लेट सपोज चेक करते हैं, आपको ये दिख रहा है क्या कि ये दिखा, ये जो आईपी एड्रेस मैंने वहां से कॉपी किया वो कहाँ पे था? रीजन महाराष्ट्र मुंबई। ये मेरा एड्रेस नहीं है क्योंकि मैंने अपना एड्रेस, तो ये ऊपर में होगा ना जो टॉप वाला। चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं आपके लिए, और इसको भी अपन देखते हैं ये कहाँ का है। इसको अगर हम लोग कॉपी किए, कहाँ से आ गया? अच्छा ये तो गूगल का सर डायरेक्ट गूगल ही का आ दिखा गया। रहा है सर। हाँ सॉरी। तो मेरा आईपी कहाँ गया है इसमें? चलो कोई नहीं, पहले तो अपन ये समझते हैं कि फर्स्ट 3 मिलीसेकंड में कहाँ गया होगा। सबसे पहले मैंने जब google.com सर्च मारने की कोशिश की होगी, तो google.com के लिए वो पहले गूगल में नहीं गया होगा, पहले वो मुंबई गया होगा, मुंबई के लोकेशन पे गया होगा, फिर वहां से उसको टाइम आउट हुआ, कुछ हुआ, फिर 3 मिलीसेकंड से देखो 54 मिलीसेकंड तक वो गया, और वो नेक्स्ट अपने एक लोकेशन तक गया। वो नेक्स्ट लोकेशन को अगर अपन को सर्च मारना है तो उसमें अपन देखते हैं ये कहाँ पे है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अभी भी वो मुंबई में ही है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए वो देखो यहाँ पे आईएसपी दिखा रहा होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। ठीक है, अब ए भगवान कहाँ चला गया, एक सेकेंड। एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ और यहाँ ये वाला एड्रेस लेता हूँ, और आपका ये डोमेन को लेता हूँ, एंड देन फिर सर्च मारता हूँ कि ये कहाँ पे है। तो देखो अभी भी वो ये आईपी भी महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में अभी इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको याद होगा वो जो पीक टाइम है वो शाम का टाइम रहता है, तो वो इतना है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है और जहां जाना चाहता है। अब थोड़ा सा और आते हैं नीचे। अब देखो यहाँ जो मैं नीचे गया वो पहुंच गया कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया में देखो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आप देखो यहाँ पे आपको गूगल एलएलसी दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो जिस जगह पे अभी वो पहुंचा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल एलएलसी था, और वो जगह है कैलिफोर्निया का। और बस उसके बाद आप अगर लास्ट देखना चाहोगे कि कहाँ गया है, सॉरी, ये जो 2404 वाला है, जो ये वाला एड्रेस था, ये आपको मैं जो पहले सर्च किया वो वही था जो गूगल का जो हेड क्वार्टर है वहां तक अपन को पहुंचना था। तो वहां तक इसको सर्च किए तो साउथ वेल्स तक पहुंचा दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसको एक्चुअली गूगल को वहां पे जो अमेरिका है, कैलिफोर्निया है, वहां पे वो पहुंचा, लेकिन वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उसको रीडायरेक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के पास। तो एक्चुअली मेरे को जो google.com अभी मैं जो सर्च किया हूँ इस पे, वो google.com अभी ऑस्ट्रेलिया से वाले सर्वर से आ रहा है, और वहां का भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल एलएलसी है। तो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ, आप लोग भी ऐसा अपने उसमें खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कैसे वो जाता है। ओके, तो चलो एक काम करता हूँ। कौन सा एप्लीकेशन देखो, हाँ, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे ना, अपने कंप्यूटर में CMD लिखोगे, तो वहां पे आप ट्रेस RT, और आपको जो भी वेबसाइट खोजना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे जैसे google.com ही मैं लिखा, तो वो आप यहाँ पे लिख लो, तो वो उसको ट्रेस करेगा और वो बताएगा सबका आईपी एड्रेस, क्योंकि वो ट्रेस करता रहता है। और आप इसको IP लोकेशन .net में जाके आप एक एक का IP लोकेशन चेक कर सकते हो कि वो कहाँ पे है। तो ये नॉर्मल तरीका है। इसके बाद ना ISP के कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक्सेस प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, ट्रांजिट ISP और वर्चुअल ISP। तो वो मेरे ख्याल से आज बहुत ज्यादा लोड ना हो जाए करके
आज मैं रोक देता हूँ क्लास को, फिर अपन कल जब आएंगे ना तो आईएसपी के साथ साथ और भी कुछ नए टॉपिक डील करेंगे, ठीक है? यस सर। एक मिनट बस मेरे को अटेंडेंस डाउनलोड करने दो। ठीक है, आ गया अटेंडेंस। ध्यान रखना सब लोग, अभी भी जिसका नाम छूटा होगा, मैं कई बार बोल दिया हूँ, क्योंकि अब मैं आज जो लिस्ट भेजूंगा उसके बाद दोबारा नहीं भेजूंगा लिस्ट नेस्कॉम में। जितने लोगों का छूट गया है या अभी भी कोई आना चाहते हैं तो आप बता दो उनको, और आज के आज रजिस्टर कर लें, ठीक है? बस इतना ही है, ठीक है? अब लोग आप सब जा सकते हो, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, टाटा बाय। थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके ओके। इसके बाद एग्जाम ही वो होगा ना।